आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का एक मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर दक्षिण भारत के राजवंश तक के सभी चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और प्रत्येक टॉपिक कवर करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। नमस्कार। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो उसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से? हाँ, प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। बिल्कुल, आज का हमारा फोकस इसी पर है। तो ये प्रागैतिहासिक काल ये आखिर है क्या? मतलब इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये इतिहास का वो समय है जब इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मतलब कोई लिपि नहीं थी, कोई लेखन कला नहीं थी। अच्छा, तो फिर हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? इसकी सारी जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जैसे कि पत्थर के औजार या पुराने कंकाल। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक छोटा सा फैक्ट याद रखना जरूरी है कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रागैतिहासिक काल को और बेहतर समझने के लिए क्या इसके भी कुछ भाग किए गए हैं? हाँ जरूर। मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है पाषाण काल यानी पत्थर का युग, और दूसरा है ताम्र काल। पाषाण काल, ये तो बहुत लंबा समय रहा होगा। बहुत लंबा, इसीलिए उसे भी आगे समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। भारत में इस पूरी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? इसका श्रेय किसे जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट? जी, उन्होंने 1863 में इसकी खोज की थी। और एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्हें क्यों याद किया जाता है? पहला चरण कौन सा था? पहला है पूरा पाषाण काल, जिससे पेलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। ये इतिहास का सबसे शुरुआती, सबसे लंबा दौर है। कब से कब तक? ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा समय है। तो इस समय में इंसान का जीवन कैसा था? क्या वो बस्तियों में रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन पूरी तरह से अस्थिर था। इंसान खानाबदोश था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। हाँ, शिकार करके या फल फूल इकट्ठा करके भोजन जुटाते थे। लेकिन इसी अस्थिर जीवन के बीच मानव की सबसे बड़ी खोज हुई। आग की खोज? बिल्कुल, आग की खोज। और शिकार के लिए किस तरह के औजार इस्तेमाल होते थे? उस समय पत्थर के ही औजार थे, लेकिन वो बहुत बड़े और बेडोल होते थे। अच्छा, तो क्या इस दौर में कला जैसी कोई चीज थी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मनुष्य ने चित्रकारी शुरू कर दी थी। सच में? इसके सबूत कहाँ से मिलते हैं? इसके सबसे अच्छे प्रमाण मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। वहां चट्टानों पर बने चित्र हैं, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड। इसमें क्या नए बदलाव आए? ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है, एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। और इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हुई वो थी पशुपालन की। पशुपालन? तो क्या इसी समय से गाय भैंस पाली जाने लगी? शुरुआत में नहीं, मानव ने जो सबसे पहला जानवर पाला वो था कुत्ता। दिलचस्प है। अच्छा, औजारों में भी कोई बदलाव हुआ? पूरा पाषाण काल के बड़े औजारों से कुछ अलग? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था। इस समय इंसान ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू किया। छोटे हथियार? जी, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ? हाँ, इसीलिए इस काल को कई बार माइक्रोलिथ काल भी कह देते हैं। और फिर पाषाण काल का तीसरा और आखिरी चरण नवपाषाण काल? जी, नियोलिथिक पीरियड। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस काल में तो आप कह सकती हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसे कि? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मानव ने स्थायी आवास बना लिया। मतलब खाना बदोश जीवन खत्म हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? एक जगह रुकने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी क्योंकि इसी समय मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया। अच्छा, खेती की शुरुआत हो गई थी। हाँ, और खेती के लिए तो एक जगह रुकना ही पड़ता है। इसके साथ ही विधिवत तरीके से पशुपालन भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। और कोई बड़ी खोज? एक और बहुत बड़ी खोज हुई जिसने दुनिया बदल दी, पहिए का आविष्कार। तो पाषाण काल यहाँ खत्म होता है। आपने शुरू में ताम्र काल का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, तो नव पाषाण काल जब अपने आखिरी समय में था, उसी दौरान ताम्र पाषाण काल की भी शुरुआत हो गई। इसे चालकुलिथिक पीरियड कहते हैं। नाम से लग रहा है इसका संबंध तांबे से है। बिल्कुल सही। इस समय मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। तो ये पहली धातु थी जो इंसान ने खोजी? जी हाँ, यह मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। अब औजार सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि पत्थर के साथ साथ तांबे के भी बनने लगे थे। चलिए, ये तो पूरी कहानी हो गई। अब परीक्षा के हिसाब से कुछ मुख्य तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। सही। सबसे पहली खोजी गई धातु? तांबा। और सबसे पहली फसलें जो इंसान ने उगाई?
जौ और गेहूं। बिल्कुल सही। ये 3 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की भी बात कर लेते हैं जहां से हमें ये सारे सबूत मिले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्थल और उनकी खासियत पर सीधे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है, वहां से हमें सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले खेती के सबूत मेहरगढ़ से, ठीक है। दूसरा है बुर्ज होम, कश्मीर में। यहाँ क्या खास मिला है? यहाँ मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर घर में रहता था। गड्ढे में घर? हाँ, उसे गर्द आवास कहते हैं और यहीं पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थल है कोल्डी हवा। ये कहाँ है? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। चावल के सबसे पहले सबूत? जी। और आखिर में भीमबेटका? हाँ, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जैसा हमने पहले भी बात की, यहाँ की गुफाओं में सबसे पुराने शैल चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। ये भारत में कला का सबसे पुराना सबूत है। चलिए तो अब अगला चैप्टर देखते। सिंधु घाटी सभ्यता। जी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जी। ये सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। अच्छा। और इसकी जो सबसे पहली जानकारी मिली वो हड़प्पा की खुदाई से मिली, इसीलिए इसका सबसे सही नाम हड़प्पा सभ्यता ही माना जाता है। और हम किस समय की बात कर रहे हैं, मतलब कितना पुराना है ये सब? देखिए, कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखें तो जो सर्वमान्य समय है वो करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का माना गया है। 2500 ईसा पूर्व? जी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। शहरी? हाँ, शहरी। जबकि इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया, वो ज्यादातर ग्रामीण थीं। कमाल है। तो इसकी खोज के पीछे कौन लोग थे, मतलब ये सब हमें पता कैसे चला? सबसे पहले तो 1826 में एक चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी, पर तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा। फिर असल काम शुरू हुआ 1921 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, हाँ, उनके ही निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और वहीं से ये पूरा इतिहास हमारे सामने आया। तो ये सभ्यता फैली कहाँ तक हुई थी, मतलब इसका विस्तार कितना था? इसका विस्तार एक, आप कह सकते हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। त्रिभुजाकार? हाँ। इसकी जो उत्तरी सीमा थी वो थी मांडा, जम्मू कश्मीर में। ओके। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा वो बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर तक थी। मतलब काफी बड़ा इलाका था। तो वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? समाज ज्यादातर सबूतों के हिसाब से मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक? जी, क्योंकि हमें मात्र देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, मोहरों पर भी देवियों की आकृतियां हैं, इससे यही अंदाजा लगता है। दिलचस्प है। और समाज शायद 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और शिल्पी, और आखिर में श्रमिक। और खान पान कैसा था? वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। और मृत्यु के बाद, मतलब अंतिम संस्कार के क्या तरीके थे? 3 तरीके पता चलते हैं। अच्छा। एक तो था पूर्ण समाधान, मतलब कब्र में दफना देना। ठीक है। दूसरा था दाह संस्कार, यानी शव को जलाना। और तीसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान, ये क्या होता है? इसमें शायद शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में जो हड्डियां बचती थीं उन्हें दफना देते थे। अच्छा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए इस सभ्यता सबसे ज्यादा जानी जाती है, इनका नगर नियोजन। इसे शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसे शहरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके नगर दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित नगरों में से थे। सुनियोजित मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए, और मकान कच्ची नहीं, पक्की ईंटों से बने थे। वाह। एक और खास बात, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे। तो फिर कहाँ खुलते थे? पीछे गलियों में, शायद शोर और धूल से बचने के लिए। ये तो आज के हिसाब से भी काफी एडवांस सोच है। बिल्कुल। और जो सबसे चौड़ी सड़क मिली है वो मोहनजोदड़ो में थी, करीब 10 मीटर चौड़ी। 10 मीटर। और एक आम घर में क्या क्या होता था? एक सामान्य घर में भी 4-5 कमरे, एक आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कुआं भी होता था। घर के अंदर कुआं? हाँ। और बड़े घरों में तो शौचालय भी मिले हैं, और नालियां वो तो ढकी हुई होती थी। ये तो सच में कमाल है। चलिए अब कुछ प्रमुख स्थलों और वहां से मिले सबूतों की बात करते हैं जो परीक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। सबसे पहले हड़प्पा से ही शुरू करते हैं। ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये रावी नदी के तट पर आज के पाकिस्तान में है। और यहाँ से क्या खास मिला? यहाँ से हमें श्रमिक आवास मिले हैं, मतलब मजदूरों के रहने की जगह। एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, लकड़ी का एक ताबूत मिला है, और सबसे जरूरी R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में बताइए। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। हाँ। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की।
ये सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीजें कौन सी हैं? यहाँ से मिला है पुरोहित आवास और वो प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। जी, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार भी यहीं से मिला है। घर में कुआं, पशुपति शिव की मूर्ति, और वो नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली थी ना? बिल्कुल, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, और सबसे चौड़ी सड़क भी मोहनजोदाड़ो में ही थी। ठीक है, और चन्हुदड़ो, उसके बारे में क्या खास है? चन्हुदड़ो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, मतलब यहाँ कोई किला नहीं था। अच्छा, तो ये कैसा शहर था? एक औद्योगिक शहर था, एक तरह का इंडस्ट्रियल हब। मतलब यहाँ चीजें बनती थी? हाँ, खासकर महिलाओं से जुड़ी चीजें, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनके, गुड़िया। लिपस्टिक भी? जी, और एक बहुत मजेदार सबूत मिला यहाँ से, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब भारत में जो प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। भारत में पंजाब में है रोपड़, यहाँ इंसान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इंसान के साथ कुत्ते को? जी, और फिर राजस्थान में है कालीबंगा, जिसका मतलब है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से क्या मिला है? यहाँ से हल से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ियां भी मिली हैं। और गुजरात में? मैंने सुना है वहाँ काफी साइट्स हैं। हाँ, गुजरात में धोलावीरा है, वहां से एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। स्टेडियम? जी, स्टेडियम। फिर सुरकोटदा है गुजरात में ही, वहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो कि एक बड़ा बहस का मुद्दा है। और लोथल, वो तो सादे एक बंदरगाह था। बिल्कुल सही, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट था। और यहाँ एक अलग बात थी। क्या? यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो बाकी शहरों से उल्टा था। शायद व्यापार की वजह से? हो सकता है। चलिए, अब संक्षेप में कुछ और जरूरी तथ्य बता दीजिए। देखिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये कांस्य का इस्तेमाल करते थे। जी, इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना? हाँ, दाईं से बाईं ओर। ये लोग दुनिया में कपास के पहले उत्पादक थे। कपास के पहले उत्पादक? जी, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि या पशुपालन से ज्यादा व्यापार था। ये लोग लोहे के बारे में जानते थे? नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग इस्तेमाल होता था? ज्यादातर लाल रंग का। उनकी मोहरों पर कई जानवरों के चित्र हैं। क्या कोई ऐसा जानवर है जो नहीं मिलता? हाँ, उनकी मोहरों पर गाय, हाथी, बाघ सब हैं, लेकिन शेर का चित्र कहीं नहीं मिला है। शेर का नहीं? ये तो अजीब है। जी, और ये मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी पत्थर यानी स्टीएटाइट से बनाई जाती। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, वैदिक सभ्यता। जी, वैदिक सभ्यता। इसका जो समय है वो करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अच्छा, काफी लंबा समय है ये। हाँ, बहुत। और इसीलिए इसे समझने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया है। जी। पहला है ऋग्वैदिक काल, जी, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। और दूसरा? और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ओके, तो मतलब जानकारी का जो सोर्स है वो भी अलग अलग होगा दोनों का। ऋग्वैदिक काल की जानकारी तो शायद सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है ना? बिल्कुल। और उत्तर वैदिक काल के लिए हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी तो कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी शुरुआत आर्यों ने की थी। वैसे आर्य एक संस्कृत का शब्द है जी, जिसका मतलब है श्रेष्ठ। जी, श्रेष्ठ। अब ये आर्य आए कहाँ से थे, इसको लेकर मतलब कई अलग अलग मत हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। मैक्स मूलर कहते हैं कि वे मध्य एशिया से आए थे, और शायद यही सबसे ज्यादा माना भी जाता है। हाँ, यही मत सबसे ज्यादा मान्य है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि वे तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का भी तो एक सिद्धांत था, वो तो उत्तरी ध्रुव से बताते हैं। जी बिल्कुल। खैर, वो भारत में जब आए तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तरह शहरी नहीं। और भाषा संस्कृत थी। हाँ, भाषा संस्कृत थी। अच्छा, तो इनका जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो कैसा था? देखिए, वो 5 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल यानी एक परिवार। हाँ, फिर कई कुल मिलाकर बनता था एक ग्राम, कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विस। ओके, कुल, ग्राम, विस, और इसके ऊपर? विस के ऊपर जन, और सबसे ऊपर राष्ट्र। समझ गई। अब थोड़ा वेदों के बारे में बात करते हैं। कुल 4 वेद हैं, ये तो हम सब जानते हैं। जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना तो ऋग्वेद है। हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,500 मंत्र हैं। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो भी तो ऋग्वेद में ही है। जी, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और उसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और यजुर्वेद, उसमें क्या खास है? यजुर्वेद में यज्ञ के जो नियम होते हैं, जो विधि विधान है, उनका वर्णन है। और सामवेद को तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सही कहा, क्योंकि उसमें संगीत की पूरी जानकारी है। तो फिर बचा अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, है ना? जी,
और इसका संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसी चीजों से है। ओके, वेदों के अलावा पुराण भी तो है। हाँ, 18 पुराण हैं। इनमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। फिर उपनिषद भी हैं जिनकी संख्या 108 है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। बिल्कुल। और हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और वेदों को आसानी से समझने के लिए 6 वेदांग भी बनाए गए थे। जी। अच्छा, ऋग्वैदिक काल के समाज की बात करें तो वो 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो विभाजन था ये जन्म के आधार पर नहीं था। मतलब काम के आधार पर था। बिल्कुल, जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय करता था वो उस वर्ण का माना जाता था, जन्म से कोई तय नहीं होता था। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, उस समय के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता। हाँ, उन्हें पुरंदर भी कहते थे, मतलब किलों को तोड़ने वाला। इंद्र के अलावा? उनके अलावा अग्नि थे जो आग के देवता थे, और वरुण यानी वायु के देवता। एक सोम देवता भी थे जो जंगल के देवता माने जाते थे। और कुछ नदियों के भी तो पुराने नाम मिलते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे सतलुज को शुतुद्री कहते थे, चिनाब को अस्किनी। जी। और व्यास का पुराना नाम था विपाशा, रावी का परुष्णी और झेलम का वितस्ता। ये नाम याद रखने जरूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी दौर में भारत के 6 दर्शन मतलब षड दर्शन भी तो विकसित हुए। जी। सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल ऋषि थे, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का, और योग दर्शन तो पतंजलि ऋषि का है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। फिर वैशेषिक दर्शन था कर्णाद ऋषि का। उन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। और आखिर में उत्तर मीमांसा वादरायण ऋषि का, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि का। अब ऋग्वैदिक काल से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें देख लेते हैं। जैसे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और समाज जो था वो पितृप्रधान था। और गाय को तो बहुत पवित्र मानते थे। हाँ, गाय को अघन्य कहा जाता था, मतलब न मारे जाने योग्य पशु। और उनका प्रिय पशु घोड़ा था, और प्रिय देवता इंद्र थे। सही है। और आर्यों ने ही लोहे की खोज की थी। अच्छा, सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। हालांकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु नदी का हुआ है। और गंगा यमुना का? गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार। इससे पता चलता है कि वो उस समय किस इलाके में ज्यादा सक्रिय थे। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। यहाँ क्या बदलाव हुए? सबसे बड़ा बदलाव तो देवताओं में हुआ। अब इंद्र की जगह प्रजापति सबसे प्रिय देवता बन गए। और समाज में? समाज में एक बहुत बड़ा और दूरगामी बदलाव हुआ। अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर तय होने लगी। मतलब जो लचीलापन पहले था वो खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। व्यवस्था कठोर हो गई। और खान पान में भी कुछ बदलाव दिखता है, मतलब कुछ चीजों के खास नाम मिलते हैं। जी। उत्तर वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था, धान के लिए व्रीहि शब्द था, और गेहूं को गोधूम। बिल्कुल। लोहे के लिए भी लौह अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। और खेती से जुड़े लोहे के उपकरण पहली बार कहाँ मिले थे? वो पहली बार अतरंजी खेड़ा में मिले थे। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं। अध्याय का नाम है जैन धर्म। तो जब हम जैन धर्म की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए, इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। हाँ, उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। जैन धर्म में ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24? तो क्या हमें सभी 24 के बारे में जानने की जरूरत है? नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहले तो ऋषभदेव थे जिनका प्रतीक है बैल। फिर 23वें थे पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक सांप का फन है। और 24वें, जिन्हें हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वो थे महावीर स्वामी। उनका प्रतीक सिंह है। ठीक है, तो चलिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनके बारे में पहले बात करते हैं। बिल्कुल। पार्श्वनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर पर? और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम दिए थे जिन्हें चतुरायण धर्म कहा गया। अच्छा, ये 4 नियम क्या थे? पहला था हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि पार्श्वनाथ और अगले तीर्थंकर मतलब महावीर स्वामी, इनके बीच लगभग 250 सालों का अंतर था। 250 साल, काफी लंबा समय है। बहुत लंबा। और अब आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। हाँ। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना? बिल्कुल।
ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाए तो जवाब ऋषभदेव है। ठीक है। लेकिन अगर सवाल में वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो जवाब हमेशा महावीर स्वामी होगा। समझ गया। तो उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें। हाँ, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ज्ञात्रिक वंश। जी। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। और उनके बचपन का नाम वो था वर्धमान। तो महावीर नाम उन्हें बाद में मिला। हाँ बिल्कुल, ज्ञान प्राप्ति के बाद। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन उनसे अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। और उनकी तपस्या और ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी? वो बहुत कठिन थी। पूरे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा। और जैन धर्म में इस ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य? जी, कैवल्य। तो कैवल्य मिलने के बाद वे क्या कहलाए? कैवल्य के बाद वे जिन कहलाए, जिसका मतलब है विजेता। जिन? हाँ। और अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। और उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। सही है? बिल्कुल सही, ताकि संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनका पहला और अंतिम उपदेश कहाँ था? उनका पहला उपदेश राजगीर में था और अंतिम उपदेश उन्होंने पावापुरी में दिया। और एक और बात, उनके पहले शिष्य उनके अपने दामाद जमाली ही बने। अच्छा, उनके दामाद? जी। तो उनकी शिक्षाओं में क्या खास था? मतलब क्या उन्होंने पार्श्वनाथ के नियमों में कुछ जोड़ा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पार्श्वनाथ के चतुरायण धर्म में एक 5वां नियम जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? हाँ। और इसके बाद इसे पंचायण धर्म कहा जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने त्रिरत्न भी दिए। त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और ईश्वर और आत्मा के बारे में उनकी क्या मान्यता थी? ये बाकी दर्शनों से कैसे अलग था? देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। अच्छा, ठीक है। तो महावीर स्वामी का निर्वाण कब और कहाँ हुआ? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। उनके बाद मैंने सुना है कि जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। सही। उनके बाद 2 प्रमुख अनुयायी थे, एक स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु? जी। हुआ ये कि मौर्य काल में मगध में 12 साल का एक बहुत भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, जबकि स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए। अच्छा, तो एक समूह दक्षिण चला गया और दूसरा वहीं रहा। हाँ। और जब भद्रबाहु के अनुयायी अकाल खत्म होने के बाद वापस लौटे तो उनमें और स्थूलभद्र के अनुयायियों में गहरे मतभेद हो गए। और यहीं से ये 2 शाखाएं बनी? बिल्कुल, यहीं से 2 शाखाएं बनी। श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और नग्न रहते थे। इसी संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र आता है ना? हाँ, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपना लिया था। अच्छा। और वो भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक गए थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि, ये वो है जिसमें अन्न जल त्याग कर शरीर का अंत किया जाता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत कठोर तपस्या है। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म की तरह क्या कोई बैठकें या परिषदें भी हुई? हाँ, 2 प्रमुख जैन संगीतियां हुई। 2? पहली संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। और दूसरी संगीति हुई 6ठी शताब्दी में, मतलब 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने की थी। इन दोनों के बीच तो लगभग 800-900 साल का फासला है। बहुत लंबा फासला, और शायद यही लंबा अंतराल जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में एक तरह की बाधा भी बना। अच्छा, वापस आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर पर। तो कपड़ों के अलावा और क्या मुख्य अंतर थे इन दोनों शाखाओं में? कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला तो ये कि श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। जबकि दिगंबर मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष के लिए पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। दूसरा, श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ एक महिला थी। और दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। अच्छा। और तीसरा, श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर उन्हें अविवाहित मानते हैं। तो ये सिर्फ पहनावे का नहीं बल्कि इतिहास और दर्शन का भी मतभेद था। बिल्कुल। और जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। आगम? हाँ। इसमें 12 अंग,
12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। ये संख्या याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अंत में अगर हम जैन धर्म से जुड़े कुछ प्रसिद्ध मंदिर या स्थानों की बात करें तो देखिए, 4 स्थान बहुत प्रमुख हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। मथुरा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं। अध्याय का नाम है बौद्ध धर्म। कहानी शुरू होती है एक जन्म से, एक भविष्यवाणी से और उन 4 दृश्यों से जिन्होंने एक सुरक्षित राजकुमार को बेचैन कर दिया और कह सकते हैं कि इतिहास की धारा बदल दी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। हाँ, जो आज नेपाल में है। और उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। और एक दुखद बात यह भी थी कि जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ महामाया गुजर गई। हाँ, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया और उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऋषि भविष्यवाणी करते हैं कि ये लड़का या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। बिल्कुल। अब एक राजा के लिए ये सुनना कि उसका बेटा सबको छोड़कर जा सकता है, ये तो मतलब बहुत बड़ी चिंता की बात थी। जाहिर है। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखने की कोशिश की। महल में हर तरह की सुख सुविधा थी। कहते हैं कि सिद्धार्थ ने कभी कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति देखा ही नहीं था। अच्छा। उनको लगता था कि जीवन बस ऐसा ही होता है, हमेशा युवा, स्वस्थ और आनंदमय। लेकिन आप सच्चाई को कब तक छिपा सकते हैं? एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक तरह से उनकी पूरी समझ का टूटना था। पहला दृश्य था एक बूढ़े व्यक्ति का, फिर एक बीमार व्यक्ति और फिर एक शव। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये जीवन की सच्चाइयां हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। और उस समय की जो प्रचलित धारणा थी वो ये थी कि आपका कर्म ही आपकी हकीकत तय करता है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ देख रहे थे कि दुख तो सार्वभौमिक है। बिल्कुल, ये हर किसी के लिए है, चाहे वो राजा हो या रंक। ये उस समय के लिए मतलब एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। हाँ। बिल्कुल। इसने सवाल को अच्छे कर्म कैसे करें ताकि अगले जन्म में दुख ना मिले से बदलकर ये कर दिया कि इसी जीवन में जो दुख मौजूद है उससे कैसे निपटा जाए। अच्छा। और यहीं पर एक तरह से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। उस चौथे दृश्य ने, एक शांत, ध्यान में लीन सन्यासी ने उन्हें दिखाया कि शायद कोई रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो दुख के पार जाता है। इन्हीं दृश्यों से बेचैन होकर 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, या महान त्याग। हाँ, महान त्याग। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, अपने बेटे राहुल और अपना राजपाट सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ सत्य की खोज के लिए। उन्होंने पहले आलार कलाम जैसे गुरुओं से सांख्य दर्शन सीखा, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। वो संतुष्ट नहीं थे। आखिर में वो गया पहुंचे, जो आज बिहार में है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। और फिर 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की एक रात निरंजना नदी के किनारे 6 साल की कठिन खोज के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जाग गए। और इसी जागने की वजह से सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका मतलब है द अवेकेंड वन, जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। हाँ, और वो जगह बन गई बोध गया, और वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप नहीं बैठे। वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, धर्म के चक्र को गति देना। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। सोचिए जैसे एक बहुत बड़ा पहिया है जिसे धक्का देकर चला दिया गया हो। बुद्ध का मानना था कि उन्होंने एक ऐसे विचार को गति दे दी है, धर्म का पहिया, जो उनके जाने के बाद भी अपने आप घूमता रहेगा और पूरी दुनिया में फैलता रहेगा। और उन्होंने ये काम आम लोगों की भाषा में किया, पाली में। हाँ, पाली में, संस्कृत में नहीं, ताकि संदेश सीधा लोगों तक पहुंचे। तो उनका संदेश था क्या? मतलब उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? उनकी शिक्षाओं का सार है 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, जिसे दुख कहा। ठीक है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है दुख समुदय। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी दुख निरोध। और चौथा, कि उसे खत्म करने का एक रास्ता है। बिल्कुल, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो पहले 3 सत्य तो समस्या का निदान करते हैं। दुख है और उसका कारण है हमारी इच्छा या तृष्णा,
लेकिन चौथा सत्य कहता है कि इसका इलाज भी है। तो वो इलाज क्या है, वो रास्ता क्या है, ये सबसे जरूरी हिस्सा है ना? बिल्कुल, और यही वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। ये कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक टूल किट है। इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं। प्रज्ञा मतलब सही समझ और सही इरादा। शील यानी सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका। और समाधि यानी सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान। ये सिर्फ मानने की नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की चीजें हैं। यानी ये सिर्फ दर्शन नहीं है, एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। और इसी के साथ त्रिरत्न की भी अवधारणा है, बुद्ध, धम्म और संघ। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि वाला मंत्र तो हम सबने सुना है। बिल्कुल। बुद्ध यानी गुरु, धम्म यानी उनकी शिक्षा, और संघ मतलब उन शिक्षाओं पर चलने वालों का समुदाय। उनके अनुयायी भी 2 तरह के थे, भिक्षु जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, और उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते हुए इन सिद्धांतों का पालन करते थे। सही। बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अब यहाँ किसी भी नए आंदोलन या धर्म के लिए एक संकट का क्षण आता है। संस्थापक अब नहीं रहे। सही कहा। अब कौन बताएगा कि उनकी शिक्षाओं का सही मतलब क्या था? जब गुरु नहीं होते तो व्याख्याओं पर मतभेद होना स्वाभाविक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, हाँ, इसी को रोकने और बुद्ध की मूल शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स का आयोजन किया गया। तो पहली संगीति तो उनके निधन के तुरंत बाद राजगीर में हुई, फिर दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय में। हाँ, जो बौद्ध धर्म के प्रचार में एक बहुत बड़ा मोड़ था। और चौथी संगीति कश्मीर के कुंडलवन में राजा कनिष्क के समय में हुई। ये चौथी संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि यहीं पर बौद्ध धर्म में एक बड़ा विभाजन हुआ। धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। ये विभाजन बहुत दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ कोई संगठनात्मक झगड़ा था या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक मतभेद था? नहीं, ये बहुत गहरा दार्शनिक मतभेद था। सवाल ये था कि ज्ञान प्राप्ति का असली मकसद क्या है? क्या ये एक व्यक्तिगत अकेली यात्रा है या एक सामूहिक जिम्मेदारी? हीनयान, जिसे अब थेरवाद कहना ज्यादा सही है, वो मूल शिक्षाओं पर टिका रहा। उनका आदर्श है अरहत बनना, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद के प्रयासों से निर्वाण प्राप्त कर ले। मतलब आपके मोक्ष की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बिल्कुल। और महायान का तर्क था कि ये रास्ता थोड़ा संकीर्ण और कह सकते हैं स्वार्थी है। उन्होंने बोधिसत्व का आदर्श सामने रखा। अच्छा। बोधिसत्व वो है जो ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद अपना निर्वाण टाल देता है, ताकि वो दूसरों को दुख से बाहर निकालने में मदद कर सके। ये सबका कल्याण वाली भावना थी। और इसी सोच ने शायद इसे ज्यादा सुलभ बनाया। बिल्कुल, समुदाय केंद्रित बना दिया। और यही एक बड़ा कारण है कि ये चीन, तिब्बत और जापान में इतनी तेजी से फैला। रुकिए, तो महायान में बुद्ध को भगवान की तरह माना जाने लगा और मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? मतलब बुद्ध की पूरी यात्रा ही तो मौजूदा कर्मकांडों को छोड़कर आत्म खोज पर आधारित थी। ये एक शानदार सवाल है, और यही हीनयान के अनुयायियों की मुख्य आलोचना भी थी। अच्छा। महायान शाखा का तर्क ये होता कि वो बुद्ध को एक निर्माता भगवान की तरह नहीं पूछते, बल्कि वो उस बुद्धत्व या ज्ञान के सिद्धांत की वंदना करते हैं जिसका प्रतीक स्वयं बुद्ध हैं। मूर्तियां उस भक्ति और ध्यान के लिए एक केंद्र बिंदु हैं। लेकिन हाँ, मूलपंथियों के लिए ये रास्ते से एक बहुत बड़ा भटकाव था। और भाषा का भी अंतर था, है ना? हाँ, हीनयान के ग्रंथ पाली में हैं और महायान के संस्कृत में, और इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। पाली आम लोगों की भाषा थी, जबकि संस्कृत अभिजात वर्ग और विद्वानों की। तो संस्कृत को अपनाने से महायान दर्शन को उस समय के बड़े बड़े भारतीय दार्शनिकों के साथ बहस करने और खुद को स्थापित करने में मदद मिली होगी। बिल्कुल सही। इन सभी शिक्षाओं और बहसों को समझने के लिए बौद्ध साहित्य को जानना भी जरूरी है। सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारियां। ये ज्ञान के 3 खजाने हैं जो पाली भाषा में है। अच्छा। पहला है विनय पिटक, जिसमें संघ और भिक्षुओं के लिए नियम कानून है। दूसरा है सुत्त पिटक, जो सबसे बड़ा है और इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की बहुत गहरी मतलब साइकोलॉजिकल व्याख्या है। और जातक कथाएं भी हैं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ये नैतिक शिक्षा देने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका थी। हाँ, और अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, वो बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। ये सभी ग्रंथ हमें सिर्फ धर्म के बारे में नहीं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और लोगों की सोच के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं,
महाजनपद काल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा था। लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया था। सब कुछ, खेती से लेकर युद्ध तक। हाँ, बिल्कुल। और इसी बदलाव के कारण जो छोटे छोटे जनपद थे वो मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदल गए और इन्हीं को महाजनपद कहा गया। 16 महाजनपद। जी, कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो चलिए आज इन 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों पर नजर डालते हैं, मतलब जो परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य हैं उन पर। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यानी 8 महाजनपद तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही थे। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिहार से? हाँ, बिहार से करते हैं। 3 महाजनपद थे वहाँ। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह, मतलब राजाओं का घर। पर बिंदु है, अरे वाह, ये तो अच्छा है। और महाभारत में अंगराज कर्ण का जिक्र भी तो इसी महाजनपद से जुड़ा है। हाँ, ये आज का भागलपुर और मुंगेर का इलाका था। जी। और बिहार का तीसरा महाजनपद है वज्जी, राजधानी वैशाली। हाँ, और वज्जी की खास बात ये थी कि ये कोई एक राज्य नहीं था, ये 8 जनपदों को एक संघ था। एक संघ। जी। और इसमें लिच्छवी जनपद सबसे प्रमुख था। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार दुनिया का पहला गणतंत्र यहीं स्थापित किया गया था, वैशाली में। ये तो सच में बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। तो ये तो हुए बिहार के 3। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ 8 महाजनपद थे। जी। सबसे पहले काशी, राजधानी वाराणसी। ये तो आसान है। हाँ, ये तो आसान है। इसके बाद है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। ये आज के प्रयागराज के पास का इलाका था। जी। फिर आता है कोसल, राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। बिल्कुल। और एक था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर का तो बौद्ध धर्म से बहुत गहरा नाता है। हाँ, बहुत गहरा है। यहीं पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अच्छा। अगला है पांचाल। इसकी तो 2 राजधानियां थीं। जी, 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की थी कम्पिल्य। ये आज का बरेली और बदायूं के आसपास का इलाका होगा। हाँ, वही क्षेत्र है। इसके बाद है चेदी, राजधानी शक्तिमती। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि छेद करने के लिए शक्ति चाहिए। सही है। ये आज का बुंदेलखंड क्षेत्र था। और फिर आता है कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसका संबंध तो सीधे सीधे महाभारत से है। हस्तिनापुर के बंटवारे के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ ही तो मिला था। जी, और इसी के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। ये आज के मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ था। और उत्तर प्रदेश का आखिरी महाजनपद शूरसेन, राजधानी थी मथुरा। हाँ, मथुरा। इसे भी महाभारत से जोड़ सकते हैं। उस समय के सबसे बड़े शूरवीर भगवान कृष्ण थे और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके। तो अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं। मध्य प्रदेश में था अवंती। हाँ, अवंती। और इसकी भी 2 राजधानियां थी। अच्छा। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। माहिष्मती, ये नाम तो बाहुबली फिल्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गया है। जी, ये आज का मालवा क्षेत्र है। अब चलते हैं राजस्थान। वहाँ एक ही महाजनपद था, मत्स्य। हाँ, मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है। और अब एक सबसे जरूरी तथ्य पर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। हाँ, अश्मक। जी, अश्मक। ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। ये सवाल तो मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कौन सा था। बहुत आम सवाल है। हाँ। और जवाब है अश्मक। अच्छा। 2 महाजनपद ऐसे भी थे जो आज के भारत की सीमाओं से भी बाहर हैं। जी। पहला गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार नरेश शकुनी का नाम महाभारत में आता है। और तक्षशिला तो उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल, ये आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर इलाके में था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था कम्बोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला था। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 16। जी। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, मगध का उत्कर्ष। हाँ, मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारत में वो जो 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध ही सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। लेकिन सवाल यही है कि क्यों? मतलब बाकी 15 में ऐसी क्या कमी थी जो मगध ने कर दिखाया? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब कोई एक चीज नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं। वैसे तो महाभारत में भी जिक्र आता है कि मगध पर वृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके राजा जरासंध थे। हाँ, जरासंध का नाम तो सुना है, लेकिन इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। जो ठोस वजह है वो असल में मगध की लोकेशन और उसके रिसोर्सेज से जुड़ी है। अच्छा, तो सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं। क्या खास था मगध की लोकेशन में? देखिए, मगध एक तरह से प्राकृतिक किला था।
इसके चारों तरफ सुरक्षा थी। गंगा, सोन, गंडक जैसी नदियां थीं। जो दुश्मन के लिए एक नेचुरल बैरियर बन गए। बिल्कुल। और दक्षिण की तरफ विंध्याचल के पहाड़, तो हमला करना बहुत मुश्किल था। और फिर इन्हीं नदियों से व्यापार भी बहुत होता था। और जमीन भी तो बहुत उपजाऊ रही होगी। हाँ, गंगा का मैदान था तो खेती जबरदस्त थी। और सबसे बड़ी बात, उनके पास थे खनिज संसाधन। लोहा मतलब बेहतर हथियार, और खेती के लिए लोहे के हल। सही पकड़ा। इससे उनकी कृषि में क्रांति आ गई और उस सरप्लस अनाज से वो एक बड़ी सेना रख सकते थे। और उस सेना में एक खास चीज थी जो बाकियों के पास नहीं थी। हाथी। बिल्कुल। मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत में थे, और युद्ध में हाथी मतलब आज के टैंक। समझ गई। तो एक सुरक्षित इलाका, उपजाऊ जमीन, लोहा और हाथी, ये तो वाकई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल करने वाले राजवंशों की बात करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। 7 राजवंश। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है। हसीन माशूक 7। हसीन माशूक 7। ह से हर्यक, से शुनाग, न से नंद, फिर मा से मौर्य, शु से शुंग, क से कण्व और 7 से सातवाहन। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में। वो एक बहुत ही चतुर शासक था। उसकी राजधानी पहले गिरिव्रज थी, बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाई से ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल किया है ना? खासकर वैवाहिक संबंधों का। बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने 3 बड़ी शादियां की। पहली कोसल राज की बेटी महाकोशाला देवी से, और इससे उसे दहेज में काशी मिल गया। हाँ, उस समय का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर। फिर दूसरी शादी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चिलना से, और तीसरी पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। तो मतलब बिना लड़े ही बड़े बड़े महाजनपदों को अपना रिश्तेदार या दोस्त बना लिया। सही बात है। लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां उसने अपनी ताकत भी दिखाई। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का सेनापति बना दिया। अच्छा, और वो अवंती के राजा वाला किस्सा भी तो है? हाँ, अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके राज के लिए भेजा। इससे अवंती भी मगध का मित्र बन गया। तो दोस्ती, दवा और तलवार, हर नीति का इस्तेमाल किया। लेकिन इतने सफल राजा का अंत बहुत दुखद हुआ। हाँ, यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। कहते हैं कि उसके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने गद्दी के लिए उसे मार डाला। अपने पिता को? इसी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिल्कुल। तो अब गद्दी पर बैठा अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम कुणिक भी था। उसने भी अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति जारी रखी। हाँ, बल्कि और ज्यादा आक्रामक तरीके से। उसने वैशाली पर हमला किया और उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था। रथमूसल और महाशिलाकंटक, ये नाम सुनने में ही कितने खतरनाक लगते हैं। थे भी। रथमूसल एक तरह का रथ था जिसमें आगे ब्लेड लगे होते थे, और महाशिलाकंटक एक पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, जैसे कैटापल्ट। अच्छा, तो उस जमाने में भी इतनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल। और अजातशत्रु के ही समय में पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। हाँ, राजगृह में। लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया है ना? हाँ, जो उसने अपने पिता के साथ किया वही उसके बेटे उदाइन ने उसके साथ किया। मतलब उदाइन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी? हाँ, एक ही वंश में पिता की हत्या का ये दूसरा मामला था। ये तो उस समय की राजनीति का एक स्याह पक्ष दिखाता है। तो अब उदाइन गद्दी पर आया। उसका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया, पाटलिपुत्र। आज का पटना। हाँ, और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव भी था। नदी के रास्तों पर कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन उदाइन के बाद हर्यक वंश कमजोर हो गया। आखिरी शासक था नागदशक, जो बहुत ही अयोग्य था। और फिर उसके सेनापति ने ही तख्ता पलट कर दिया। सही। उसके सेनापति शिशुनाग ने उसे हटाकर एक नए वंश, शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो अब शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। हाँ, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। पाटलिपुत्र से वैशाली क्यों? शायद वो अपने गृह क्षेत्र से शासन करना चाहता था। लेकिन उसका बेटा कालाशोक जब राजा बना तो वो राजधानी वापस पाटलिपुत्र ले आया। अच्छा, और कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। हाँ बिल्कुल, वैशाली में। लेकिन ये वंश भी ज्यादा नहीं चला। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन, और उसकी हत्या कर दी महापद्मनंद ने। हाँ, और यहीं से शुरू हुआ नंदवंश। नंदवंश, जो उस समय का शायद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसका संस्थापक महापद्मनंद बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था, है ना? बिल्कुल। पुराणों में उसे शूद्र शासक बताया गया है, लेकिन वो एक असाधारण शासक था। उसने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया
और उपाधि धारण की सर्वक्षत्रांत तक, जिसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसने कलिंग को भी जीता और एक राट की उपाधि ली, यानी एकमात्र सम्राट। और हमें इसकी जानकारी कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाँ, उसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी बनवाई थी। तो वो सिर्फ एक विजेता नहीं, एक प्रशासक भी था। लेकिन नंद वंश का अंत भी बहुत नाटकीय रहा। हाँ, महापद्मनंद के बाद उसका बेटा धनानंद राजा बना और वो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। और यही सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब मगध में धनानंद का ही राज था। कहते हैं सिकंदर की सेना ने मगध की विशाल सेना के डर से ही व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। और यहीं पर चाणक्य की एंट्री होती है। सही, आचार्य चाणक्य ने धनानंद को सिकंदर के खतरे से आगाह करने की कोशिश की, लेकिन धनानंद ने अहंकार में उनका अपमान कर दिया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। हाँ, और तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। और अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। बिल्कुल। और फिर चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य ने मिलकर धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। हम मौर्य वंश से ठीक पहले जो 2 बड़े विदेशी आक्रमण हुए उन पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ईरानी आक्रमण, जी हाँ, खामुनी वंश का। और उसके बाद वो सबसे प्रसिद्ध यूनानियों का आक्रमण यानी सिकंदर का। हाँ, तो हम जानेंगे कि यह आक्रमण हुए क्यों, क्या क्या हुआ और सबसे जरूरी भारत पर इनका असर क्या पड़ा। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश ने किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय भारत का जो पूर्वी हिस्सा था, जहाँ मगध था, वो तो राजनीतिक रूप से बहुत स्थिर और शक्तिशाली था। एक बड़ी ताकत। बिल्कुल। लेकिन जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, वहाँ छोटे छोटे कमजोर राज्य थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अच्छा। तो इसी राजनीतिक अस्थिरता ने, आप कह सकती हैं, विदेशी आक्रमणकारियों को एक तरह से न्योता दिया। तो इस वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। उसने पहला प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहा था। ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, डेरियस प्रथम ने इस जीते हुए भारतीय क्षेत्र को अपने ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। हाँ, और ये कोई मामूली प्रांत नहीं था। इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था। कितना? यहाँ से उसे 360 टैलेंट सोना मिलता था। 360 टैलेंट? जी, जो उसके सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। 1/3? इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र कितना समृद्ध था। बिल्कुल। और फिर इस वंश का अंत तब हुआ जब इसके अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हरा दिया। और इस आक्रमण का एक बड़ा परिणाम यह भी हुआ कि भारत और ईरान के बीच लगभग 200 वर्षों तक संपर्क बना रहा। जी, और व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिला। चलिए अब यूनानी आक्रमण पर आते हैं, जिसका नेतृत्व सिकंदर ने किया। तो पहले कुछ जरूरी तथ्य देख लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम था यूनान के राजा फिलिप। जी, और जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में। और गुरु थे अरस्तु, एरिस्टोटल। हाँ, और उनके घोड़े का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, ब्यूसेफेलस। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो राजगद्दी पर बैठ गया था। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, और सिर्फ स्वीकार नहीं की बल्कि भारत पर आगे आक्रमण करने में उसकी मदद भी की। लेकिन इसके बाद उसका सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से, और यहीं पर वो प्रसिद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ। झेलम का युद्ध। हाँ, झेलम का युद्ध। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जी, झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहां। ये लड़ाई थी सिकंदर और राजा पोरस के बीच, और झेलम नदी को उस समय वितस्ता भी कहा जाता था। बिल्कुल। इस युद्ध में पोरस ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मतलब जब बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? और पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब में जो आत्मविश्वास था, जो गरिमा थी, उसी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। जी, लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। पोरस को हराने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी तक तो पहुंची, लेकिन सैनिकों ने उसे पार करने से इनकार कर दिया। हाँ, साफ मना कर दिया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक तो चाणक्य द्वारा फैलाई गई अफवाहें थी कि व्यास नदी को पार करने वाले की मौत हो जाएगी, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सैनिकों के भोजन में धीमा जहर भी मिलवाया था। और दूसरा बड़ा कारण था मगध का डर।
नंद वंश की विशाल सेना का। हाँ, उनके हजारों हाथियों का। बिल्कुल, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। पोरस के कुछ 100 हाथियों ने ये हाल कर दिया था, तो हजारों हाथियों की सेना का सामना करने की हिम्मत वो उनमें नहीं थी। इसी कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो अंत में सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यहाँ उसके 2 सेनापतियों के नाम याद रखने जरूरी हैं। हाँ, एक थल सेनापति और एक जल सेनापति। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति नियार्कस। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जी, और वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी आज के इराक में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो इस पूरे आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। एक तो ये कि भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। जमीनी और समुद्री दोनों रास्ते खुले। जी, और दूसरा, भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। छोटे राज्यों को ये समझ आया कि एकजुट होना कितना जरूरी है। और कला के क्षेत्र में भी तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। हाँ, गांधार शैली, उसका विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। और एक और चीज, भारतीयों ने यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला सीखी, यानी सिक्के बनाने की कला। बिल्कुल, सही आकार के सुंदर सिक्के बनाना, ये यूनानियों के संपर्क का ही नतीजा था। और उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और सिकंदर के समकालीन मगध के राजा थे धनानंद। हाँ, वही धनानंद, जिसकी विशाल सेना के डर ने ही सिकंदर की विश्व विजेता सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए अगला अध्याय देखते हैं, मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले तो यही सवाल कि इसकी स्थापना कैसे हुई। इसकी शुरुआत होती है नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद से। उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा। और इस पूरे काम में उनकी मदद की चाणक्य ने, जिन्हें बाद में चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। वही चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल वही। तो इतने पुराने साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? मतलब क्या स्रोत है हमारे पास? देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह के स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, फिर मेगास्थनीज की इंडिका है, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस भी। अच्छा। इनके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी काफी कुछ पता चलता है। और दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इसमें अशोक के शिलालेख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो तो है ही। और जूनागढ़ और रुद्रदामन के अभिलेख भी इसी में आते हैं। जब हम साम्राज्य कहते हैं तो ये कितना बड़ा था, कोई अंदाजा? अंदाजा नहीं है, बहुत ही विशाल था। मतलब आप सोचिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। मैसूर यानी कर्नाटक तक। हाँ, और पूरब में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक। मतलब लगभग पूरा उपमहाद्वीप। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो मुख्य शासकों में किन के नाम आते हैं? 3 नाम सबसे जरूरी हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और फिर अशोक। और अंतिम शासक? अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, तो चलिए संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। उनकी मुख्य बातें क्या हैं? तो धनानंद को हराने के बाद उन्होंने धनानंद की बेटी दुर्धरा से विवाह किया। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनानी लेखकों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। हाँ, मैंने सुना है, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। प्रोकोटस। पर ये पता कैसे चला कि ये नाम चंद्रगुप्त के ही हैं? ये श्रेय जाता है विलियम्स जोन्स को। 1793 में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ी घटना थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध। हाँ, 305 ईसा पूर्व में। उस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और फिर एक संधि हुई थी। जी, संधि के तहत सेल्यूलस ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और साथ में कुछ प्रांत भी दिए थे। हाँ, 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। बदले में चंद्रगुप्त ने नहीं कुछ दिया था, है ना? हाँ, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए थे। 500 हाथी, ये तो उस जमाने के टैंक हो गए एक तरह से। हाँ, और इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका लिखी। बिल्कुल। और उनके जीवन का अंत वो भी काफी अलग था। बहुत। वो जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन बन गए और फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। हाँ, और वहीं 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। मतलब उपवास द्वारा। जी, उपवास द्वारा। तो चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। जी, उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? बिंदुसार चंद्रगुप्त और दुर्धरा के पुत्र थे। उन्हें अमित्र घात भी कहा जाता था। अमित्र घात, इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। उनके समय में भी कोई विदेशी राजदूत आया था। हाँ, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को उनके दरबार में भेजा था। अच्छा, और बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ मांगा भी था, है ना? हाँ, एक बड़ा मजेदार किस्सा है। उन्होंने 3 चीजें मांगी थी, मीठी शराब, अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक। एक दार्शनिक? जी।
तो क्या उन्हें ये सब मिला? उन्हें शराब और अंजीर तो मिल गए, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यूनानी कानूनों के हिसाब से दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके समय में तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था। हाँ, हुआ था, जिसे दबाने में उनका बड़ा बेटा सुशीम असफल रहा। तब उन्होंने अशोक को भेजा। बिल्कुल, तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, और अशोक ने बड़ी क्रूरता से उस विद्रोह को दबा दिया था। और यहीं से कहानी अशोक की तरफ मुड़ती है। उनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। जी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाई? ये आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, ज्यादातर इतिहासकार इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं, शायद उनके बाद के बदलाव को और नाटकीय दिखाने के लिए। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी था। जी। और फिर उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, कलिंग युद्ध। बिल्कुल, राज्याभिषेक के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत भी लिया। जीत तो लिया, लेकिन युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ, उससे देखकर उनका हृदय पूरी तरह बदल गया। और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ, उन्होंने उपगुप्त से इसकी शिक्षा ली, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? उन्होंने बौद्ध धर्म को कभी भी राजधर्म घोषित नहीं किया। ये उनका व्यक्तिगत धर्म था। अच्छा, और धर्म प्रचार के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। बहुत। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और उन्होंने दूसरे संप्रदायों के लिए भी काम किया। हाँ, जैसे आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। जी। वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता से बात की। जी। और इनकी भाषा प्राकृत थी, जो आम लोगों की भाषा थी। और लिपियां 4 थीं, जो अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल हुई। 4 अलग अलग लिपियां? हाँ, भारत में मिली ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में मिली खरोष्ठी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा। और अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक लिपियां मिली हैं। इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? ये तो एक पहेली बन गए थे। सदियों तक पहेली ही थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुद के लिए क्या नाम इस्तेमाल किया? ज्यादातर अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। हाँ। उनका असली नाम अशोक बहुत कम अभिलेखों में मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की अभिलेख में। और राजस्थान के भाबरू अभिलेख में उन्होंने खुद को मगध का सम्राट बताया है। बिल्कुल सही। अशोक का धर्म क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, धर्म कोई धर्म नहीं था। ये बेसिकली लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए बनाए गए नियम कानूनों की एक संहिता थी। एक कोड ऑफ कंडक्ट। जो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। हाँ, प्रभावित जरूर था। इसमें माता पिता की आज्ञा मानना, ब्राह्मणों का आदर करना और जियो और जीने दो जैसी बातें शामिल थीं। उनके 14 शिलालेखों में से परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी में कलिंग युद्ध की चर्चा है। अच्छा, और? पहला शिलालेख भी जरूरी है, जिसमें अहिंसा पर बल और पशु बलि की निंदा है। और 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें धार्मिक समन्वय की बात कही गई है। चलिए, अब मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं। कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताइए। कई अध्यक्ष थे, जैसे शुल्काध्यक्ष, जो व्यापार कर वसूलता था। ठीक है। पौत्वाध्यक्ष था, जो माप तौल को नियंत्रित करता था, आज के वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट की तरह। का अध्यक्ष। और सीताध्यक्ष? वो कृषि विभाग का अध्यक्ष था। उस समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अच्छा, अब सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। यहाँ हमें 2 अलग अलग विवरण मिलते हैं। हाँ, चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। लेकिन मेगास्थनीज ने तो अपनी इंडिका में 7 वर्गों की बात की है। हाँ, क्योंकि मेगास्थनीज एक विदेशी था। उसने समाज को आर्थिक आधार पर 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। और उसके अनुसार सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? कृषकों की। अंत में मौर्यकालीन वास्तुकला, इसकी क्या विशेषता थी? उस समय लकड़ी के भवन बनते थे, जिसके अवशेष हमें पटना से मिले हैं। लेकिन पत्थर का काम भी तो बेहतरीन था। हाँ, पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? वो भी अशोक की ही देन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 सिंह हैं। हाँ, जिसपे 4 सिंह एक जगह रखे गए हैं, और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध की जो राजनीतिक एकता थी, वो लगभग खत्म होने लगी थी।
और इसी दौर में 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो शुंग वंश से शुरू करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर डाली। हाँ, और ये मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपनी राजधानी भी बदल दी, पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा ले गया, जो आज के मध्य प्रदेश में है। अच्छा। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। बौद्ध द्रोही क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है ना? बिल्कुल। इतिहासकारों का मानना है कि शायद जीवन के अंतिम दिनों में उसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा और मध्य प्रदेश में जो भरोहुत स्तूप है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया। अच्छा, वही स्तूप जो पहले लकड़ी का था? हाँ, उसी को उसने पत्थर का बनवाया। तो एक तरह से दोनों बातें कही जाती हैं। दिलचस्प। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और उनके पुरोहित थे पतंजलि। वही पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। हाँ, और इसी समय में पाणिनि का अष्टाध्यायी और मनु की मनुस्मृति जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हुई। उसके शासनकाल में 2 बड़े यवन आक्रमण भी हुए थे, मतलब यूनानी आक्रमण। अच्छा। हाँ, पहला डेमेट्रियस के नेतृत्व में और दूसरा मिनांडर के। और कहते हैं कि पुष्यमित्र ने दोनों को हरा दिया था। लेकिन मिनांडर की कहानी में एक और मोड़ है। सही कहा। मिनांडर बाद में बौद्ध भिक्षु नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। पर पुष्यमित्र शुंग खुद कलिंग के राजा खारवेल से एक युद्ध में हार गया था। अग्निमित्र शासक बना। अग्निमित्र का जिक्र कालिदास की प्रसिद्ध रचना मालविका अग्निमित्र में मिलता है। हाँ, वो तो अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पे आधारित है। बिल्कुल। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। और उसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी। और इस तरह शुंग वंश का अंत हो गया। तो शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। हाँ, पर ये बहुत ही छोटा शासनकाल था। इसके बारे में परीक्षा के लिए बस 2 बातें याद रखनी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। पहली कि इसके संस्थापक वासुदेव थे, और दूसरी ये कि इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और उसकी हत्या उसके मंत्री सिमुख ने कर दी थी। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, कि कैसे मंत्री ही राजा की हत्या करके एक नया वंश शुरू कर रहे थे। सही। तो सुशर्मा की हत्या के बाद सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इन्होंने शुरुआत में महाराष्ट्र से शासन किया, पर बाद में इन्हें आंध्र प्रदेश जाना पड़ा, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। इस वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था शातकर्णी प्रथम। अच्छा, इसकी उपलब्धियों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी अभिलेख में हमें भूमिदान का पहला प्रमाण मिलता है। भूमिदान का पहला प्रमाण? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, शातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को मुद्रा की जगह भूमिदान देना शुरू किया था। मतलब यहीं से हमें एक तरह से सामंती व्यवस्था के शुरुआती संकेत मिलने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने अधिकारियों को भी वेतन की जगह जमीन देने लगा था। और फिर वही अधिकारी बाद में शक्तिशाली सामंत बन गए होंगे। सही। इस वंश में वैसे हाल नाम का एक महान कवि और शासक भी हुआ था। ओ हाँ, उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती काव्य की रचना की थी। जी। अगला प्रमुख शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी। बहुत शक्तिशाली माना जाता है इसे। हाँ, उसने शक शासक नहपान को हराया था। इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। नासिक के पास सिक्के मिले हैं जहां एक तरफ नहपान का नाम है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र शातकर्णी का। अच्छा, मतलब उसने पुराने सिक्कों पर अपनी मुहर लगवा दी। हाँ, अपनी जीत की घोषणा करने का एक तरीका। इस वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण राजा था वो था यज्ञश्री शातकर्णी। इसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यापार और समुद्री यात्रा का प्रेमी था। इसका पता हमें उसके सिक्कों से चलता है जिन पर जहाज के चित्र बने हुए। सिक्के। सातवाहन शासकों ने कई तरह के सिक्के चलाए। चांदी, तांबा, पोटीन मतलब एक तरह की घटिया चांदी। और सीसा। सबसे ज्यादा प्रश्न तो सीसे के सिक्कों पर ही बनता है। सही। भारत में सबसे पहले सीसे के सिक्के सातवाहन वंश ने ही चलाए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक आखिरी बात सातवाहन समाज के बारे में। वो मात्र सत्तात्मक था, है ना? एक तरह से हाँ, शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे। जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी। बिल्कुल, गौतमी का पुत्र। हालांकि राजा केवल पुरुष ही होते थे। मतलब सिंहासन बेटे को ही मिलता था? हाँ, सिंहासन बेटे को ही मिलता था, बेटी को नहीं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। हाँ, मौर्यों के बाद भारत पर 4 बड़े विदेशी आक्रमण हुए और इनका एक क्रम है
जो याद रखना जरूरी है। एक क्रम। अच्छा, क्या क्रम था? सबसे पहले हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक, उनके बाद आए शक, फिर पहलव जिन्हें पार्थियन भी कहते हैं, और आखिर में कुषाण। ठीक है, तो सबसे पहले हिंद यूनानियों से शुरू करते हैं। ये लोग बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे, है ना? बिल्कुल। मौर्योत्तर काल का जो पहला यूनानी आक्रमणकारी था वो था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, इसको तो पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था, सही कह रही हूं मैं? एकदम सही। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद भारत में इनके दो अलग अलग कुलों का शासन स्थापित हुआ। एक था डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। अच्छा, दो वंश। तो पहले डेमेट्रियस वंश की बात करते हैं। हाँ। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी साकल, मतलब आज का सियालकोट। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो था मिनेंडर। मिनांदर, ये नाम तो सुना है। बौद्ध साहित्य में इन्हें मिलिंद कहा गया है ना? हाँ बिल्कुल। और इन्हीं के नाम पर तो मशहूर बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न। इसमें उनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का जिक्र है। वही, उस ग्रंथ में दोनों के बीच एक लंबी फिलोसॉफिकल डिबेट है, और नागसेन के जवाबों से मिनांडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। अरे वाह, मतलब एक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आकर यहीं के धर्म का अनुयायी बन गया। यही इस दौर की खूबसूरती है। और दूसरा वंश यूक्रेटाइड्स, उनकी क्या कहानी थी? उनकी राजधानी तक्षशिला थी और उनका सबसे महत्वपूर्ण शासक था एंटियालकेट्स। एंटियालकेट्स। हाँ, उसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत भेजा था। एक यूनानी राजदूत शुंग दरबार में? और मजे की बात यह है कि ये हेलियोडोरस यहाँ आकर भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद भागवत धर्म अपना लिया। सच में? इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। उसने विदिशा में भगवान विष्णु के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था, वो आज भी है। कमाल है। तो इन आक्रमणों का भारत पर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक असर भी पड़ा। बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे ज्योतिष में नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला हमने यूनानियों से सीखी। और सिक्कों का क्या? मैंने पढ़ा है कि सिक्के बनाने की कला में भी इनका बड़ा योगदान था। हाँ, सबसे बड़ा योगदान शायद वही था। भारत में पहली बार सोने के लिखित सिक्के इन्होंने ही चलाए, जिन पर एक तरफ राजा का चित्र और दूसरी तरफ किसी देवता का। ये एक नई शुरुआत थी। तो यूनानियों के बाद फिर शक आए। हाँ, यूनानियों के बाद शक आए, जो मध्य एशिया से थे। इनके राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप। और ये भारत में एक जगह नहीं बल्कि 5 अलग अलग शाखाओं में बसे थे। सही कहा। कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक, ये 5 इनके मुख्य केंद्र थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शाखाएं थीं? मथुरा और उज्जैन की शाखाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहीं। तक्षशिला के शक शासक मवेज ने तो अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र भी बनवाया था। और मथुरा के शकों से ही विक्रमादित्य की कहानी जुड़ी है। बिल्कुल। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया, और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ वही। और नासिक के जो शक थे, उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था नहपान। नहपान, उससे तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। एकदम सही। इसका सबूत हमें नासिक के जुगलथंबी से मिले सिक्कों से मिलता है। अब बात करते हैं उज्जैन के शकों की। इनमें तो रुद्रदामन प्रथम का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, रुद्रदामन प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और उसकी सारी उपलब्धियों का वर्णन हमें एक ही जगह से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की खास बात यह है कि वो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है, और इसी से हमें पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। वही सुदर्शन झील जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। हाँ वही, रुद्रदामन ने अपने खर्चे पर उसकी मरम्मत करवाई थी। इस वंश का अंत कैसे हुआ? इस वंश का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। अच्छा, शकों के बाद फिर पहलवों का शासन आया। हाँ, पहलव या पार्थियन, जो मध्य एशिया में ईरान से आए थे। इनके संस्थापक थे मिथ्रेडेट्स। पर इनका सबसे शक्तिशाली शासक तो गुंडोपर्णिस था। सही कहा। गुंडोपर्णिस ही सबसे प्रतापी शासक था। उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी जानकारी हमें पेशावर के तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। लेकिन इनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो कुछ और है। हाँ, और वो ये है कि इसी के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। भारत आने वाले पहले ईसाई धर्म प्रचारक, ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। और पहलवों के बाद अंत में आते हैं कुषाण,
जो शायद इन सब में सबसे महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की यूची जाति के लोग थे। संस्थापक तो कुजुल कटफिसिस था, पर असली संस्थापक विम कटफिसिस को माना जाता है। हाँ, क्योंकि विम कटफिसिस ने ही भारत के एक बड़े हिस्से मतलब गांधार, पंजाब, मथुरा तक अपना अधिकार किया था। और वो शैव धर्म का अनुयायी था, उसके सिक्कों से पता चलता है। सही। उसके तांबे की मुद्राओं पर एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वर शब्द मिलता है। लेकिन जब हम कुषाणों की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, कनिष्क। स्वाभाविक है। कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय उसने शक संवत कैलेंडर शुरू किया। शक संवत जो भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। वही। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, यानी आज का पेशावर। और उसी के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क खुद महायान शाखा का अनुयायी था, है ना? हाँ, वो महायान का बड़ा समर्थक था। उसी के समय में मथुरा कला और गांधार कला का भी जन्म हुआ। और ये भी कहते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में ही जारी हुए। ये बात भी सही है। उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था रेशम मार्ग पर उसका कब्जा, सिल्क रूट। हाँ, चीन जिस रास्ते से रेशम का व्यापार करता था वो कश्मीर से होकर गुजरता था। कनिष्क ने उस रास्ते पर अधिकार कर लिया और चीनी व्यापारियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यही टैक्स था। बिल्कुल। कनिष्क का दरबार भी तो बड़े बड़े विद्वानों से भरा रहता था। हाँ, उसका दरबार उस समय का एक बौद्धिक केंद्र था। राजकवि थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। सही। फिर थे नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद दर्शन दिया। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। वसुमित्र और चरक भी तो थे। हाँ, वसुमित्र, जिन्होंने महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा, और आयुर्वेद के महान आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। ये सब उसके दरबार में थे। तो फिर इतने शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? वही पुरानी कहानी। कनिष्क के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। साम्राज्य कमजोर होता गया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक वसुदेव को माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में इन्हीं के सामंतों ने गुप्त वंश की स्थापना की। बिल्कुल। कुषाण साम्राज्य के खंडरों पर ही भारत के अगले महान साम्राज्य यानी गुप्त वंश की नींव रखी गई। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, गुप्त काल। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में एक तरह से छोटे छोटे राजवंशों का दौर था। जी, काफी उथल पुथल थी, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। और इसी माहौल के बाद एक बार फिर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। और इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, गोल्डन एज। आज हम इसी पर बात करेंगे। मतलब परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर नजर डालेंगे। बढ़िया। तो चलिए इस वंश की नींव से ही शुरू करते हैं। संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लगभग 240 ईस्वी में। अच्छा। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, और उनके बाद उनका बेटा घटोत्कच वो शासक बना। और उसने भी महाराज की ही उपाधि धारण की। जी हाँ, उसने भी महाराज की उपाधि ही रखी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? उपाधि की वजह से? हाँ, उन्होंने महाराजाधिराज जैसी एक भव्य उपाधि धारण की। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। और उनका विवाह भी तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। सही कहा। उनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो उस समय बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत हुई थी, गुप्त संवत की। जी, अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत मतलब एक नए कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त, जिनके साथ एक बहुत मशहूर उपाधि जुड़ी है, भारत का नेपोलियन। हाँ, ये उपाधि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने दी थी। उनकी विजयों के कारण, है ना? जी, उनकी विस्तारवादी नीति बहुत जबरदस्त थी, और उनकी विजयों का जो वर्णन है वो उनके दरबारी कवि हरिशरण ने किया है, प्रयाग प्रशस्ति में। बिल्कुल, प्रयाग प्रशस्ति में। थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो उनके सिक्के हैं। अच्छा। हाँ, उन सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कमाल है। जी। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद एक कमजोर शासक का जिक्र आता है, रामगुप्त। हाँ, एक छोटा सा दौर था, लेकिन उसके बाद एक और महान शासक का दौर शुरू हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने शकों को पराजित किया था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य यानी शूरवीर। इनके समय में कुछ और भी पहली बार हुआ था, जैसे चांदी के सिक्के। सही, वो चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक था। और एक और अद्भुत चीज,
दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ, हाँ, ये तो वाकई एक अजूबा है। सदियों से खुले में खड़ा है और आज तक जंग नहीं लगा। बिल्कुल। ये उस समय की धातु कला मतलब मेटलर्जी का एक शानदार नमूना है। और एक बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री भी तो इन्हीं के समय भारत आया था। वो थे फाहियान। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। जी इनके दरबार की एक और खासियत थी, नवरत्न। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें सबसे प्रमुख कौन थे? सबसे प्रमुख तो महाकवि कालिदास थे, फिर आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी और खगोल वैज्ञानिक वराहमिहिर। तो मतलब साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, हर क्षेत्र के दिग्गज थे। बिल्कुल। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। जी, कुमारगुप्त प्रथम, जिनका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था, है ना? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय। जी। फिर वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे भानुगुप्त। हाँ, भानुगुप्त का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके एरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। पहला अभिलेख है साक्ष्य। जी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। चलिए, तो ये तो हुए शासक। अब उस दौर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके लेखकों पर एक नजर डालते हैं। ठीक है। इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कालिदास। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। हाँ, ये 3 नाटक हो गए। फिर रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। ये सभी नाम याद रखने जरूरी हैं। और दूसरे महत्वपूर्ण लेखक? और भी कई हैं, जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृच्छकटिकम और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल की रचना है। अब बात करते हैं वास्तुकला की, खास तौर पर मंदिरों की। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला अपने शिखर पर पहुंची। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश में एक और मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कानपुर में भीतर गांव का कृष्ण मंदिर। अच्छा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई मंदिर हैं, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। तो ये तो हुई कला और साहित्य की बात। अब थोड़ा समाज पर आते हैं। गुप्त काल का समाज कैसा था? समाज मतलब परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी काल में कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी बढ़ावा मिला। हाँ, जैसे इसी काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला और सती प्रथा का पहला प्रमाण भी यहीं से मिलता है, जैसा हमने एरण अभिलेख के संदर्भ में देखा। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि ही था। तो राज्य की आय भी भूमि कर से ही आती होगी। जी, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व यानी भूमि पर लगने वाला कर था। उस समय की मुद्राओं के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। दीनार? और राजकीय भाषा? राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में कई तरह के कर भी लगाए जाते थे, है ना? जी हाँ, कुछ विशेष कर थे, जैसे विष्टि। विष्टि वो क्या था? ये एक तरह की बेगार या मजदूरी थी जिसके बदले कोई मुद्रा नहीं दी जाती थी। मतलब जबरदस्ती काम करवाना। एक तरह से, हाँ। एक और कर था उद्रंग, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था। अब अगला चैप्टर देखते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल। बिल्कुल, संगम। ये शब्द ही संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है सभा। सभा? हाँ, प्राचीन काल में क्या था कि तमिल कवियों की सभाएं होती थीं, और इन सभाओं में जो भी साहित्य रचा गया उसी से हमें इस पूरे काल की जानकारी मिलती है। अच्छा, तो साहित्य के नाम पर ही पूरे युग का नाम पड़ गया? हाँ, इसीलिए इसे संगम काल कहते हैं। इसका जो समय है वो करीब करीब 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और ये जो कवियों की सभाएं थीं, जाहिर है इन्हें कोई संरक्षण तो देता होगा। हाँ, कौन थे वो राजा? ये थे पांड्य राजा। उनके संरक्षण में हमें 3 संगमों का वर्णन मिलता है। 3? हाँ, 3। पहला संगम हुआ था मदुरै में, इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यार। अच्छा। दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में। इसकी शुरुआत तो अगस्त्य ऋषि ने ही की, पर बाद में तोलकाप्पियर इसके अध्यक्ष बन गए। तोलकाप्पियर? ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, आगे इनकी बात करेंगे। और जो तीसरा संगम था वो भी मदुरै में ही हुआ, और उसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। तो इस युग में दक्षिण भारत पर राज कौन कर रहा था? मतलब कौन से मुख्य राजवंश थे? देखिए, मुख्य रूप से 3 राजवंशों का शासन था, चेर, चोल और पांड्या। इनके राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। चेर, चोल और पांड्या। हाँ, और परीक्षा के लिहाज से इनके प्रतीक चिन्ह बहुत जरूरी हैं। अच्छा,
क्या थे इनके प्रतीक? चेर राजाओं का प्रतीक चिन्ह था धनुष, धनुष। चोल राजाओं का था बाघ और पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। धनुष, बाघ और मछली, ठीक है। तो सबसे पहले चेर वंश के बारे में बात करते हैं। चेर वंश जो था वो संगम काल के वंशों में सबसे पुराना था। इनका शासन आज के केरल वाले क्षेत्र पर था, यानी पश्चिमी घाट वाला इलाका। बिल्कुल। इनकी राजधानी वंजी या करूर थी और प्रतीक चिन्ह जैसा हमने बताया धनुष। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे? मतलब कोई ऐसा नाम जो हमें याद रखना ही चाहिए। 2 नाम याद रखने हैं। पहले सेंगुट्टुवन। सेंगुट्टुवन। इन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। इनको सबसे महान चेर राजा माना जाता है और इन्होंने कन्नंगी पूजा मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। पत्नी पूजा, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, ये बहुत खास है। और जो दूसरे महत्वपूर्ण राजा थे वो थे आदिमान। आदिमान। इनका योगदान ये था कि इन्होंने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। अच्छा, तो एक ने एक सामाजिक प्रथा शुरू की और दूसरे ने कृषि में योगदान दिया। ठीक है। चेर के बाद अब चोल वंश पर आते हैं। हाँ, तो चोल वंश का शासन आज के तमिलनाडु के क्षेत्र में था। कावेरी डेल्टा वाला इलाका। बिल्कुल। इनकी राजधानियां भी बदलती रहीं, जैसे मंतूर, उरैयूर और बाद में तंजावुर ही बनी। और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। बाघ। और चोल वंश की जो पहली जानकारी मिलती है वो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। काफी पहले से मतलब। तो इस काल में चोल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? यहाँ भी 2 प्रमुख शासकों के बारे में जानना जरूरी है। पहले हैं करिकाल। करिकाल, ये तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये चोलों के पहले महानतम शासक थे। इन्होंने कावेरी नदी के किनारे एक 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया था। 160 किलोमीटर? जी। और जो प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह है जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, उसका निर्माण भी करिकाल ने ही करवाया था। महाल है। और दूसरे शासक? दूसरे शासक थे एलारा। इन्होंने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। अच्छा, तो इनकी नौसेना भी मजबूत रही होगी। बिल्कुल। और फिर तीसरा प्रमुख राजवंश? पांड्य। हाँ, पांड्य साम्राज्य। इनकी पहली जानकारी हमें मेगस्थनीज की किताब इंडिका से मिलती है। ओह, यानी मौर्य काल से ही इनके बारे में पता था। हाँ, इनकी राजधानी मदुरै थी। वही मदुरै जहां संगम हुए थे। जी। और प्रतीक चिन्ह था मछली। इस वंश की खास बात ये थी कि ये मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक? हाँ, और ये राज्य मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी वजह से रोम के साथ इनका बहुत व्यापार होता था। तो पांड्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे नुडॉन। नुडॉन। इन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। ये तथ्य अक्सर पूछा जाता है। देखिए, सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा शुरू की और नुडॉन ने समुद्र पूजा। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दोनों ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज के हिसाब से पूजा शुरू की। एक तरह से कह सकते हैं। तो अंत में इस काल के कुछ प्रमुख साहित्य के बारे में बताइए, क्योंकि शुरुआत तो हमने साहित्य से ही की थी। हाँ, 2 ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहला है तोलकाप्यम। तोलकाप्यम। इसकी रचना तोलकापियर ने की थी। ये संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वैसे तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। सिर्फ व्याकरण? कहने को व्याकरण ग्रंथ है, पर इसमें उस समय के समाज और संस्कृति की भी पूरी जानकारी मिलती है। अच्छा। और दूसरा ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। यह एक गौरव ग्रंथ है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। कण्णगी की कहानी इसी में है। ओह, तो सेनगुट्टुवन वाली पत्नी पूजा की कहानी यहीं से आती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, उस समय के प्रमुख देवता कौन थे? तमिलों के जो प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन। मुरुगन? हाँ, जिन्हें बाद में कार्तिकेय का स्वरूप माना जाने लगा। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जी। और इसमें हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले पल्लव वंश। इनका जो इतिहास है वो करीब 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक का है। अच्छा। और इसके संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और इनकी राजधानी कांची थी, यानी आज का कांचीपुरम। बिल्कुल, कांचीपुरम, जो आज तमिलनाडु में है। और इनकी राजभाषा संस्कृत थी। अच्छा, संस्कृत। तो संस्थापक सिंह विष्णु के बारे में कुछ और बताइए। देखिए, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनके दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध लेखक रहते थे, भारवी। भारवी? जी, भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनियम की रचना की। किरातार्जुनियम, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण भी हुआ था। और वो एक योद्धा भी था, है ना? हाँ, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने चोल, चेर और पांड्य राजाओं को, मतलब उस समय की तीनों बड़ी ताकतों को युद्ध में हराया था। वाह। तो सिंह विष्णु के बाद कौन आया? उनके बाद आए उनके बेटे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम? जी। और वो एक महान कवि और संगीतज्ञ थे, अपने पिता से काफी अलग। अच्छा,
तो उनकी कोई रचना जो मशहूर हो? हाँ, उन्होंने मत विलास प्रहसन नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ये परीक्षा के लिहाज से एक बहुत जरूरी तथ्य है। मतविलास प्रहसन। ठीक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो जैन धर्म को मानते थे। अच्छा। जी, लेकिन बाद में तमिल संत अपार के प्रभाव में आए और उन्होंने शैव धर्म अपना लिया। मतलब उन्होंने धर्म बदल लिया। हाँ। लेकिन इन्हीं के समय में पल्लवों और चालुक्यों की वो मशहूर दुश्मनी शुरू हुई थी। सही कहा। बिल्कुल सही। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में ही चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। जी, उन्हें पराजित कर दिया और यहीं से इन दोनों वंशों के बीच वो लंबा युद्ध शुरू हुआ। तो पिता की हार का बदला फिर बेटे ने लिया होगा। हाँ, और वो बेटा था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। सबसे शक्तिशाली? जी। तो उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया? सिर्फ हराया नहीं, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर उसकी राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। वातापी पर? जी, और इस जीत के बाद उन्होंने एक उपाधि धारण की, वातापी कोंड। वातापी का विजेता। बिल्कुल। महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं, हाँ, उनका निर्माण भी तो इन्होंने ही करवाया था। एकदम सही। ये अक्सर पूछा जाता है कि रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया। तो जवाब है पल्लव वंश, और शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। इनके बाद कौन महत्वपूर्ण शासक हुआ? इनके बाद आए नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा। उनका जो शासनकाल था वो शांति और स्थापत्य कला के विकास के लिए ज्यादा जाना जाता है। मतलब युद्ध कम हुए? हाँ, युद्ध कम हुए। उन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। कैलाशनाथ मंदिर, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं ना? जी, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इनके दरबार में भी कोई प्रसिद्ध कवि थे? हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि दंडेन रहते थे। दंडेन? हाँ, जिनकी रचना है दशकुमार चरित। सही कहा, दशकुमार चरित। ठीक है। इसके बाद एक और शासक हुए नंदी वर्मन द्वितीय। उन्होंने भी दो प्रमुख मंदिर बनवाए। कौन कौन से? एक मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा वैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो पल्लव वंश का अंत कैसे हुआ? अंतिम शासक कौन थे? पल्लव वंश के जो अंतिम प्रमुख शासक थे वो थे अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन? जी, लेकिन बाद में चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और इस तरह इस वंश का अंत हो गया। तो ये थी पल्लवों की कहानी। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चालुक्य वंश की। जी, चालुक्य वंश। अब देखिए, इनकी 3 प्रमुख शाखाएं थी। 3 शाखाएं? हाँ, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। अच्छा, तो ये अलग अलग कैसे हैं? जो वातापी के चालुक्य हैं उन्हें प्राचीन चालुक्य कहते हैं, वेंगी वालों को पूर्वी चालुक्य और कल्याणी वालों को पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वातापी वालों की बात करते हैं। बिल्कुल। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना तो जयसिंह ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। और राजधानी वातापी थी? जी, राजधानी वातापी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक तो पुलकेशिन द्वितीय ही था, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हाँ, बिल्कुल, पुलकेशिन द्वितीय। उसने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। और इस जीत के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने ही वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना दिया था। अच्छा, तो यहीं से वेंगी के चालुक्यों की नींव पड़ी? जी, बिल्कुल। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को भी उसने हराया था। हाँ, लेकिन बाद में वो खुद पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया। और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि ली। सही। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख? जी, ये संस्कृत भाषा में है और इसकी रचना उसके राज कवि रवि कृति ने की थी। अच्छा, तो इस वातापी शाखा का अंत कैसे हुआ? इस वंश का अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय। उसे दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग यानी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। ठीक है, अब बात करते हैं कल्याणी के चालुक्यों की। हाँ, तो राष्ट्रकूटों के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने, और इनकी राजधानी थी कल्याणी। इस वंश के सबसे महान शासक? वो थे विक्रमादित्य षष्ठ, यानी विक्रमादित्य छठे। विक्रमादित्य षष्ठ? जी, और उनके दरबार में 2 बहुत प्रसिद्ध कवि रहते थे, विज्ञानेश्वर और बिल्हण। बिल्हण की रचना तो विक्रमांक चरित है। हाँ, विक्रमांक देवचरित। और विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। मिताक्षरा, ये क्या है? ये एक हिंदू विधि ग्रंथ है, मतलब एक तरह की लॉ बुक। अच्छा, और इस वंश का अंतिम शासक? इस वंश का अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, तो अब तीसरी और आखिरी शाखा बची, वेंगी के चालुक्य। जी, वेंगी के चालुक्यों की स्थापना, जैसा हमने बात की,
पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। राजधानी थी वेंगी। इनके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि विष्णुवर्धन की पत्नी अय्यना महादेरी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? वो थे विजयादित्य तृतीय, जिसने खुद को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक? हाँ, पर सच कहूं तो ये चालुक्यों की सबसे कमजोर शाखा थी। इसमें कोई और बहुत महान या प्रतापी शासक नहीं हुआ। अब अगला चैप्टर देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। चलिए तो फिर राष्ट्रकूट वंश से शुरू करते हैं। इनका शासनकाल मोटे तौर पर 735 ईस्वी से 956 ईस्वी तक रहा। और इनकी शुरुआत भी तो एक बड़े उलटफेर से हुई थी, है ना? बिल्कुल। कहानी शुरू होती है दंती दुर्ग से, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। वो खुद मतलब वातापी के चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे। अच्छा, गवर्नर जैसे पद पर? जी, और उन्होंने अपने ही राजा कीर्तिवर्मा द्वितीय, जो चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें हराकर एक नए वंश की नींव रखी और राजधानी बनाई मान्यखेत को। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में शक्ति कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती थी। जो आज सामंत है, कल वही राजा बन सकता था। यानी एक साम्राज्य के खंडहर पर ही दूसरे का उदय। लेकिन सिर्फ वंश की स्थापना करना ही तो काफी नहीं होता, उसे बनाए रखने के लिए दंती दुर्ग के बाद क्या हुआ? उनके बाद आए कृष्ण प्रथम, और उन्होंने कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। आप एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रही हैं? जी हाँ, कैलाश मंदिर। ये बात सोचने में ही अविश्वसनीय लगती है। क्या ये सच है कि वो पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है? बिल्कुल सच है। और ये सिर्फ कला का अजूबा नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का शिखर है। सोचिए, एक भी गलती होती तो पूरा पहाड़ बर्बाद हो जाता। कमाल है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है ना? एकदम द्रविड़ शैली, जिसकी पहचान है इसका विशाल पिरामिड जैसा टावर, जिसे विमान कहते हैं। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का नहीं, राष्ट्रकूट शक्ति का प्रतीक था। समझ गई। इसके बाद जो शासक आए, मैंने ध्रुव के बारे में पढ़ा है, वो काफी महत्वाकांक्षी थे। ध्रुव बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दक्षिण में अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद उन्होंने उत्तर भारत की ओर देखा, कन्नौज की तरफ। हाँ, उस समय कन्नौज पर अधिकार के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। एक मिनट, पर एक दक्षिणी शक्ति को उत्तर भारत के कन्नौज में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि उस समय कन्नौज मतलब उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। जैसे पहले पाटलिपुत्र था, जिसका कन्नौज पर नियंत्रण होता उसे सम्राट माना जाता था। तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। जी, और ध्रुव इस संघर्ष में कूदने वाले पहले राष्ट्रकूट शासक थे। और उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल दोनों को हराया। दोनों को? ये तो बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। बिल्कुल। और इसी जीत की याद में उन्होंने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। उन्हें धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर उन्होंने उत्तर भारत के दो सबसे बड़े राजाओं को हरा दिया, तो वो वहां रुके क्यों नहीं, वापस दक्षिण क्यों लौट आए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद इतनी दूर अपने साम्राज्य से एक नए क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण रखना मुश्किल था। उनकी जीत एक तरह से अपनी ताकत दिखाने के लिए थी। समझ गई। इसके बाद गोविंद तृतीय का भी नाम आता है। लेकिन इस वंश में कोई ऐसा शासक भी हुआ जो अपनी लड़ाइयों से ज्यादा किसी और चीज के लिए जाना जाता हो? हाँ, और वो थे अमोघवर्ष। उन्हें राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, पर सिर्फ सैन्य जीतों के लिए नहीं। वो एक विद्वान और कवि भी थे। एकदम। वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन, और उन्होंने खुद कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नाम का एक काव्य ग्रंथ लिखा। एक सम्राट का खुद कवि होना, ये बड़ी बात है। जी, और उनका अंत भी तो बहुत अलग था। उन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए, जो उनके आध्यात्मिक झुकाव को दिखाता है। सही कहा। लेकिन अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूटों का सैन्य पराक्रम फिर जागा, कृष्ण तृतीय के समय में। कृष्ण तृतीय, जिन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि ली थी, और उनका नाम आते ही याद आता है तकोलम का युद्ध। हाँ, ये युद्ध राष्ट्रकूटों और चोल वंश के बीच हुआ था, जो उस समय दक्षिण में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे। और इस युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पूरी तरह हराया। ये चोल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कृष्ण तृतीय के दरबार में भी तो एक बड़े कवि थे। जी, कन्नड़ भाषा के कवि पोन, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो फिर इतने शक्तिशाली वंश का अंत कैसे हुआ? अक्सर महान साम्राज्यों का अंत कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से होता है। अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, जो एक अयोग्य शासक था। और इसका फायदा उनके ही किसी सामंत ने उठाया। हाँ, तैलब द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो एक तरह से इतिहास ने खुद को दोहराया। जिस तरह दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी, एक चालुक्य ने ही राष्ट्रकूटों का अंत कर दिया। बिल्कुल, इतिहास का चक्र पूरा हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। और एलोरा की सबसे खास बात तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता है। हाँ, कुल 34 गुफाएं हैं। गुफा 1 से 12 बौद्धों के लिए,
13 से 29 हिंदुओं के लिए और 30 से 34 जैनियों के लिए। मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। ये उस काल का एक बड़ा सबूत है। सही कहा। तो ये थी राष्ट्रकूटों की कहानी। लेकिन जैसा आपने कहा, कृष्ण तृतीय का टकराव हुआ था चोलों से। तो अब उस शक्ति को देखते हैं जो दक्षिण में फिर से सिर उठा रही थी। चोल वंश 9वीं शताब्दी में उनका फिर से उदय हुआ। एकदम सही। इस दूसरे दौर के संस्थापक थे विजयालय, राजधानी थी तंजौर। लेकिन असली कहानी शुरू होती है परांतक प्रथम से। ये वही शासक है जिन्हें कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में हराया था। जी, लेकिन उस हार के बावजूद उन्होंने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को हराकर मदुरैकोंड की उपाधि धारण की थी, यानी मदुरई का विजेता। हाँ, वो एक काबिल योद्धा थे। लेकिन चोल वंश का असली स्वर्णकाल तो राजराज प्रथम के समय शुरू हुआ। उन्हें इस वंश का सबसे महान राजा क्यों माना जाता है? राजराज प्रथम एक दूरदर्शी शासक थे। वो जानते थे कि असली शक्ति समुद्र में है। वो शैव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये उनकी नौसैनिक शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। बिल्कुल। और उन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी तो बनवाया था। क्या अद्भुत मंदिर है वो, पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ। हाँ, और वो भगवान शिव को समर्पित है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये चोल साम्राज्य की शक्ति और दौलत का एक भव्य प्रदर्शन था। राजराज प्रथम ने एक मजबूत नींव रखी। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? राजेंद्र प्रथम अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। पर वो यही नहीं रुके। आप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने सुमात्रा के शैलेंद्र शासक को हराया। अब सवाल यह है कि भारत के एक राजा को सुमात्रा में क्या दिलचस्पी थी? यही मैं सोच रही थी। ये सिर्फ साम्राज्य विस्तार तो नहीं हो सकता? नहीं, ये एक आर्थिक चाल थी। सुमात्रा उस समय चीन और भारत के बीच के समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। उस पर कब्जा करने का मतलब था उस पूरे व्यापार मार्ग पर नियंत्रण। मतलब चोलों के पास एक बेहद शक्तिशाली नौसेना थी जो खुले समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर जाकर लड़ सकती थी। यकीनन। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में गंगा नदी तक भी एक सफल अभियान भेजा और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी बसाई। गंगा को जीतने वाले चोल का शहर। बिल्कुल। इतने महान शासकों के बाद इस वंश का क्या हुआ? अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र तृतीय था। उनके बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी। जैसे कि उनकी उत्तराधिकार की प्रथा। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि चोल राजा अपने शासनकाल में ही अपना युवराज घोषित कर देते थे। हाँ, और ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। इससे सिंहासन के लिए होने वाले खूनी संघर्ष की संभावना कम हो जाती थी, जो अक्सर बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण बनता है। सही कहा। ये चोल साम्राज्य की स्थिरता का एक बड़ा राज था। और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी उन्नत थी। सोने के सिक्के, जिन्हें कासू कहा जाता था। हाँ, जो उनकी विशाल व्यापार और कृषि से होने वाली आय को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर चोल वंश सिर्फ अपनी सैन्य जीतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी नौसेना, कला और शानदार प्रशासन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं। आज हम भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर एक नजर डालेंगे और सीधे उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो जरूरी हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा से। ये जो मस्जिद है, इसे बनवाया किसने था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अच्छा, ऐबक ने। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अजमेर राजस्थान में है और इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। ओके। बाद में मतलब 1213 में इल्तुतमिश ने इसका विस्तार भी किया था। ठीक है। अगला है हेलियोडोरस स्तंभ। ये वैष्णववाद के विकास का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। ये किस भारतीय शहर में है? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के विदिशा में। विदिशा में। ओके। हाँ, इसे गरुण स्तंभ भी कहते हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और देखिए, इसे बनवाया था एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने लगभग 110 ईसा पूर्व में। एक यूनानी राजदूत ने? कमाल है। हाँ, और इस पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी हैं। अच्छा, अब आते हैं तंजौर के प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर पर। ये किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा है? उपासक थे, और क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तो इसका संबंध सीधा नयनार से है। इसके बारे में कुछ और खास बातें जो याद रखने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है। राजराजेश्वरम। जी, क्योंकि इसका निर्माण चोल शासक राजराजा प्रथम ने करवाया था। ये कावेरी नदी के तट पर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अच्छा। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं गोल गुम्बज की। ये कहाँ पर है? ये विजयपुरा में है, जिसे पहले बीजापुर कहते थे, कर्नाटक में। और यहाँ क्या खास है? यहाँ जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और इसका निर्माण 1656 में हुआ था।
ठीक है, अगला है नौलखा पैलेस। ये धरोहर स्थल किस राज्य में है? ये बिहार में है। बिहार में। हाँ, इसको याद रखने का एक तरीका है नौलखा हार से। हार और बिहार मिलता जुलता है, ये एसएससी में पूछा भी गया है। ये तो अच्छी ट्रिक है। आगरा की मोती मस्जिद, ये किस मुगल शासक से जुड़ी है? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने। हाँ, और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये दिल्ली की मोती मस्जिद से अलग है। शाहजहां ने इसे अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए बनवाया था। तो फिर दिल्ली वाली मोती मस्जिद, उसमें क्या फर्क है? दिल्ली के लाल किला परिसर के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अच्छा, तो आगरा में शाहजहां और दिल्ली में औरंगजेब, ये एक आम कंफ्यूजन है। बिल्कुल। जिसे ताजमहल की प्रतिकृति कहते हैं, यानी बीबी का मकबरा, वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद। जी, इसका निर्माण 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में करवाया था। तो उसे ताजमहल की नकल माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। अगला है लोथल। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ये भारत के किस राज्य में है? लोथल गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। ओके, गुजरात। जी। अब एक तकनीक की बात करते हैं, पेट्रा ड्यूरा। वास्तुकला में ये जड़ने की तकनीक किस स्मारक में सबसे ज्यादा दिखती है? ये तकनीक आपको ताजमहल में देखने को मिलेगी। ताजमहल में? हाँ, पेट्रा ड्यूरा में बेसिकली तराशे हुए चमकदार पत्थरों पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है। बौद्ध स्मारक चौखंडली स्तूप, ये कहाँ स्थित है? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ। ठीक है। धूपगढ़ चोटी, ये भारत के किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश। अच्छा, कौन सा विरासत स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दिखाता है? हम्पी। हम्पी। हाँ, द्रविड़ शैली जो है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है और हम्पी कर्नाटक में है। और उत्तर भारत की शैली को? नागर कहते हैं। सही, उत्तर भारत में नागर और दोनों के मिश्रण को बेसर शैली कहा जाता है। ओके। राजबाड़ी के खंडहर, ये किस भारतीय राज्य में है? ये नागालैंड में स्थित है। नागालैंड, ये थोड़ा अलग है। हाँ। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। और ये गुफाएं कहाँ हैं? ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। हवा महल, ये किस शहर में है और इसे किसने बनवाया था? ये तो जयपुर में है, राजस्थान में, और इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसमें एक बहुत ही खास तथ्य है ना, खिड़कियों को लेकर। जी। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। इसके बारे में मुख्य तथ्य क्या है? देखिए, ये उड़ीसा में है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम? हाँ, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाराबती किला, ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, कटक के पास। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में गंग वंश ने किया था। गंग वंश, ठीक है। अब एक अलग सवाल, कुंभ मेला, ये किन 4 जगहों पर लगता है और किन नदियों के किनारे? ये हर 12 साल में 4 स्थानों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और नदियां? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी। बिल्कुल सही। इंडिया गेट को मूल रूप से किस लिए बनाया गया था? इसे प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। अच्छा। इसका पहले नाम था अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। ठीक है। अब कुछ शहरों के उपनाम, जैसे महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। और गुलाबी शहर? वो तो जयपुर है। मृगनयनी का महल, ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसे 8वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर? ठीक है। ये पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? दिल्ली में। नहीं, यही तो कंफ्यूजन होता है। ये कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कलकत्ता, ये याद रखना होगा। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, ये किस राज्य में है? ये केरल में स्थित है और भगवान अयप्पा को समर्पित है। केरल, ठीक है। नाम द्रोलिंग मठ, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में? हाँ, इसे बाइलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र है। ओके। और आखिर में केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। रुद्रप्रयाग। और बद्रीनाथ मंदिर? बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। हम एकदम शुरुआत से प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। बिल्कुल। और प्राचीन भारत में सबसे पहले जिक्र आता है दशराग्य युद्ध का। 10 राजाओं का युद्ध। हाँ, इसका जिक्र आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है।
ये युद्ध आज के पंजाब में परुष्णी नदी के पास हुआ था। परुष्णी मतलब आज की रावी नदी। बिल्कुल। और ये युद्ध हुआ था भरत जन के राजा सुदास और 10 दूसरे राजाओं के संघ के बीच। अच्छा, और उसके बाद इसके सदियों बाद एक और बड़ा युद्ध हुआ। हाँ, हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच। जी, ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यूनानी लोग झेलम को हाइडेस्पीस कहते थे, तो बस वही नाम पड़ गया। और इस युद्ध में जीत सिकंदर की हुई थी। हाँ, जीत तो सिकंदर की हुई, लेकिन पोरस ने जो टक्कर दी वो कमाल की थी। फिर आता है सेल्यूकस मौर्य युद्ध। ये हुआ था 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। इसमें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जबरदस्त जीत हुई थी। हाँ, और युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और कई सारे क्षेत्र भी सौंप दिए। और प्राचीन भारत का एक और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व। यकीनन सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच। इसमें अशोक की जीत तो हुई, लेकिन युद्ध में जो खून खराबा हुआ उसे देखकर अशोक का मन बदल गया। पूरी तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये थे प्राचीन भारत के युद्ध। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की और भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की। इसमें सबसे पहले आते हैं अरब। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और उसने सिंध के शासक दाहिर को हराया था। जी, इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी उबैदुल्ला के नेतृत्व में, लेकिन वो असफल रही। अरबों के बाद फिर तुर्कों का दौर आया। हाँ, और पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। उसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी शासक बना। गजनवी, जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए। बिल्कुल, उसका सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला तो बहुत ही चर्चित है। हाँ, वो उसका 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में। सही। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ था। और एक और बात, उसके साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उदबी जैसे इतिहासकार भी आए थे। अलबरूनी की किताबुल हिंद तो बहुत मशहूर है। जी, गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गोरी का समय आता है और तराइन के युद्ध। बिल्कुल, तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन फिर एक साल बाद ही तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और यहीं से भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी। हाँ, और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया। तो अब मुगल साम्राज्य के युद्धों की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्धों से। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। बिल्कुल, और पानीपत के पहले युद्ध ने तो भारत का इतिहास ही बदल दिया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। हाँ, और इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने इसमें पहली बार तोपों और तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। अच्छा, और जीत के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। जी, और फिर हुआ खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। हाँ, और जीत के बाद गाजी की उपाधि ली। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का फैसला किया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी में मिदिनी राय को और घाघरा में अफगान सेना को हराया। सही। बाबर के बाद हुमायूं के युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण हैं। खासकर शेरशाह सूरी के साथ वाले चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। दोनों में हुमायूं की हार हुई, और कन्नौज के युद्ध के बाद तो शेरशाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया था। अब आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई पर। 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। कहते हैं हेमू ये लड़ाई लगभग जीत ही गया था। हाँ, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग गया और पूरा पासा ही पलट गया और अकबर की जीत हुई। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे। इसमें मेवाड़ की सेना की हार हुई। अब उत्तर मुगल काल की तरफ बढ़ते हैं और करनाल के युद्ध की ओर। ये 1739 में हुआ था, ईरान के शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह जीता और दिल्ली से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। बिल्कुल, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी दौरान कर्नाटक युद्ध भी हुए थे। हाँ, 3 युद्ध हुए थे 1746 से 1763 के बीच। ये मूलतः अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, जो अलग अलग संधियों से खत्म हुए। जी, एक्सला चैपल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधियों से। प्लासी का युद्ध एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। हाँ, 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसमें मीर जाफर के धोखे की वजह से नवाब की हार हुई थी। सही कहा। और इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाली। फिर हुआ बक्सर का युद्ध
23 अक्टूबर 1764 को। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। और इस संयुक्त सेना की हार हुई, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। और इसी संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। बिल्कुल। और पानीपत का तीसरा युद्ध वो 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की बहुत बुरी हार हुई। पहला युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा मैंगलोर की संधि से और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। और चौथे युद्ध जो 1799 में हुआ, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसके बाद हुए आंग्ल मराठा युद्ध। 3 युद्ध हुए, पहला सालबाई की संधि से और दूसरा बसीन की संधि से समाप्त हुआ। और तीसरे युद्ध के बाद तो पेशवा पद ही खत्म कर दिया गया। जी, 1817-18 में जो हुआ। और फिर आंग्ल सिख युद्ध। 2 युद्ध हुए, पहला 1845-46 में जो लाहौर की संधि के साथ खत्म हुआ, और दूसरे युद्ध के बाद 1849 में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सही। अब स्वतंत्र भारत के प्रमुख युद्धों पर आते हैं। सबसे पहले भारत चीन युद्ध 1962 में। इस युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चिन क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद 1965 का भारत पाक युद्ध। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और इसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जिस पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल। फिर 1971 का भारत पाक युद्ध। इस युद्ध में भारत की एक निर्णायक जीत हुई, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। और अंत में कारगिल युद्ध। यह मई से जुलाई 1999 तक चला। भारतीय सेना के अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जी, भारतीय वायुसेना के अभियान को ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। तो आज का हमारा सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध